पहला सवाल है कि दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है तो वह दर्पण है। तो हम जानते हैं कि समतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हमेशा वस्तु का सीधा ही प्रतिबिंब प्रतीत होगा। अगला सवाल है कि प्रकाश की किरणें गमन करती हैं। चलिए ये सवाल इंपॉर्टेंट है क्योंकि 17 में पूछा है और 20 में पूछा है। प्रकाश की किरणें गमन करती है तो वो हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है कि प्रकाश परिवर्तन के कितने नियम हैं। हम जानते हैं प्रकाश परिवर्तन के 2 नियम हैं। ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है कि प्रकाश परिवर्तन से निर्धारित होता है। प्रकाश परिवर्तन से क्या निर्धारित होता है? हम प्रकाश परिवर्तन के दोनों नियम पढ़े हैं। पहला नियम में हम ये बात जानते हैं कि आपतन कोण, परावर्तन कोण और अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। दूसरा नियम यह पढ़े हैं कि आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। तो यही होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है कि प्रकाश तरंग का उदाहरण है। प्रकाश तरंग का उदाहरण क्या है? विद्युत चुम्बकीय तरंग, याद रखिएगा। अगला सवाल है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है कैसा? काल्पनिक। देखिए ये सवाल 2015 में पूछा है, 16 में भी, तो 24 में पूछने की संभावना है। अगला सवाल है कि एक अपसारित किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तित कैसा भी होगा? तो परावर्तित भी अभिसारी ही होगा। अगला सवाल है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? ये देखिए ये 2023 में बना पूछा है, ये 24 में भी पूछेगा, ध्यान रखिएगा कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? वो हमेशा काल्पनिक होता है। अगला सवाल कि समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है तो हमेशा +1 होता है, याद रखिएगा। अगला सवाल है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है तो समतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा कैसी होती है? अनंत होती है, याद रखिएगा। अगला सवाल है कि एक अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा बने, वास्तविक बने और समान आकार का बने? तो हम वक्रता केंद्र पर रखेंगे तब जाके उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा और समान आकार का बनेगा। अगला सवाल है कि उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है? इस सवाल को 2021 में 2 बार पूछा है। अगला तो ये कैसा होगा? सीधा होगा और हासित होगा। अगला सवाल है कि दर्पण सूत्र होता है। हम जानते हैं दर्पण सूत्र क्या होता है? 1/f = 1/u + 1/v, यही होता है दर्पण सूत्र। तो हम जानते हैं ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है कि दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? ये सवाल 2011 में, 15 में, 16 में, 21 में पूछा है, यानी 24 में भी पूछेगा ही पूछेगा, ध्यान रखिएगा। तो ये अवतल दर्पण का प्रयोग होता है दाढ़ी बनाने के लिए। अगला सवाल है कि किसी भी कार के अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण कौन सा होता है? तो हमेशा अवतल दर्पण होता है अग्रदीप में प्रयुक्त, ध्यान रखिएगा। अग्रदीप में अवतल दर्पण और साइड मिरर में उत्तल दर्पण। देखिए क्वेश्चन आ भी गया, किस दर्पण का उपयोग पश्च दृश्य में यानी साइड मिरर में, ध्यान रखिएगा, साइड मिरर में होता है। तो हमेशा उत्तल दर्पण का साइड मिरर में होता है और अग्रदीप में किसका होता है? अवतल दर्पण का। अगला सवाल है कि नई कार्तीय परिपाटी यानी नई चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे बीम की दूरी ली जाती है। यानी हम जानते हैं प्रकाश की दिशा में ली हुई दूरी कैसी होती है? धनात्मक। प्रकाश के विपरीत दिशा में ली हुई दूरी कैसी होती है? ऋणात्मक। तो दर्पण के सामने यानी प्रकाश के विपरीत दिशा में हमेशा कैसी होगी? ऋणात्मक होगी। अगला सवाल है कि निम्न में से किस दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो हम जानते हैं उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है और अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है कि यदि किसी बीम की प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? तो हमेशा वास्तविक और उल्टा होगी, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है कि दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग कर मरीजों के दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है? तो हम पढ़े थे किसका? अवतल दर्पण का उपयोग, कि अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ पे होता है? दांत के डॉक्टर होते हैं वो हमारे दांत को देखने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं क्योंकि ये हमेशा बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। तो इसका सही उत्तर होगा अवतल दर्पण। अगला सवाल है कि एक अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की क्या जरूरत है? तो हमेशा दर्पण तथा पर्दा के बीच की दूरी मापेगा और दर्पण और प्रतिबिंब के बीच की दूरी मापेगा, यानी ऑप्शन ए और बी दोनों ही सही हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि किसी गोलीय दर्पण द्वारा परावर्तक की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है? गोलीय दर्पण का द्वारा कहलाते हैं। और ये गोलीय दर्पण है कोई और बोल रहा है कि इसका परावर्तक पृष्ठ का व्यास क्या कहलाता है? यानी पूरे ये व्यास क्या कहलाता है? इसका द्वारा कहलाता है। अगला सवाल है कि निम्न में कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है? हम जानते हैं एक सवाल हम पढ़े थे, ध्यान रखिएगा, याद करिए वो। तो चलिए फिर आप एक सूत्र पढ़े थे क्या? F = R/2। बताइए ये सूत्र आप पढ़े थे? तो देखिए पूछ रहा है फोकस दूरी यानी F बराबर R का मान देखिए यहाँ पे दिया है 32 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 32 हम रखेंगे और बाई 2 यानी कितना आ जाएगा हमारा? 16 आएगा। अब 16 प्लस में आएगा या माइनस में आएगा आप बताएंगे। उत्तल दर्पण है तो हम अभी ऊपर सवाल पढ़े थे कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है, यानी कि 16 हमेशा प्लस में आएगा, ध्यान रखिएगा। और अवतल दर्पण होता तो माइनस में आता, ध्यान रखिए। अगला सवाल है हमारा कि हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं? तो हम हजामत बनाने के लिए हमेशा अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं या फिर दाढ़ी बनाने के लिए हमेशा अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है कि काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, यानी काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है? तो हमेशा सीधा होता है। 2015 में पूछा हुआ सवाल है। अगला सवाल है कि गोलीय दर्पण के फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या, यहाँ पे वक्रता त्रिज्या होना चाहिए, के बीच संबंध क्या होगा? तो हम जानते हैं उसके बीच संबंध क्या होता है? F = R/2 या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं R = 2F। ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है कि किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब आभासी एवं सीधा और बड़ा पाया गया, वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? देखिए प्रतिबिंब कैसे पाया गया? आभासी भी पाया गया, सीधा भी पाया गया और बड़ा भी पाया गया। तो वस्तु दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच होना चाहिए। अगला सवाल है कि किस दर्पण में दूर की वस्तु हमेशा सदैव सीधा बनता है? यानी किस दर्पण में दूर की वस्तु हमेशा सीधा बनता है? वो समतल या उत्तल दर्पण होता है। अगला सवाल है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है? ऋणात्मक। ये सवाल कई बार हम आपको करवाए हैं, 2022 में भी पूछा है। और उत्तल दर्पण की हमेशा धनात्मक होती है। अगला सवाल है कि किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? तो हम जानते हैं उत्तल दर्पण वो है इसमें छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है और अवतल दर्पण में हमेशा बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा।